मित्रों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लंबी कोशिका कौन सी है, पादप में लंबी कोशिका कौन सी है, कोशिका की खोज किसने की, इसके बारे में सामान्य जानकारी, जिसमें से काफी चीजें आपको पहले से पता होगी और काफी आपको नई भी लगेगी। और कोशिका सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो समझें, कोशिका द सेल। कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का संगठन और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका के संगठन और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन कोशिका विज्ञान कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव कोशिका की खोज की थी। क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नामक एक पादप है, कॉर्क के पादप की जो तने की छाल है, उस छाल की कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा था, तो उसको ही कोशिका कह दिया उन्होंने। इसलिए कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो रॉबर्ट हुक को जाता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम कई बार परीक्षा में आया हुआ है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक निर्जीव कोशिका की खोज की। यह कोशिका कॉर्क नामक पादप के तने की छाल से की गई थी। तो वास्तव में उन्होंने जो निर्जीव कोशिका देखी, वास्तव में कोशिका की भित्ति को ही देखा था, क्योंकि उस समय तक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था। और उन्होंने ये सब बातें अपने पुस्तक में लिखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये अपन को नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न अपना यह बनता है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो सजीव कोशिका की खोज का श्रेय जाता है ए वी ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। यह वैज्ञानिक है जिन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी किया और उन्होंने सबसे पहले बारिश के पानी में कुछ जीवाणु कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जो कि सजीव थे। तो जीवाणु कोशिका की खोज किसने की ऐसा है, तब भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आएगा। और सजीव कोशिका की खोज किसने की ऐसा आएगा, तब भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये चीजें क्लियर होगी आपको। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका की खोज के लिए तो दो नाम आ गए, रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन किसे कहते हैं कोशिका, तो क्योंकि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं भी कोशिका के अंतर्गत होती हैं, इसलिए संरचना का निर्माण करना और कार्य करना दोनों ही काम कोशिका से हैं। तो इसी के आधार पर परिभाषा बनाई गई है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चर का निर्माण करना, शरीर के स्ट्रक्चर का निर्माण करना और शरीर के अंदर फंक्शन, तो स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट को अपन कोशिका कहते हैं। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह कोशिका की मूलभूत परिभाषा है। अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। यह माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यह माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जीवाणु वगैरह आते हैं। तो माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। क्लियर। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो एक यूकैरियोटिक कोशिका है, वो है शतुर्मुर्ग का अंडा। यह शतुर्मुर्ग का अंडा जो होता है वो इससे बड़ी दुनिया की कोई कोशिका नहीं है। दोनों ही बातें क्लियर। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिका है जबकि शतुर्मुर्ग का अंडा यूकैरियोटिक कोशिका है। दोनों चीजें क्लियर। प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है वो आगे जब कोशिका की संरचना देखेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि संसार की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं। तो लंबी कोशिकाओं को याद करने के लिए आपको तीन नाम याद करने पड़ेंगे, समझें। एक कोशिकीय पादप, बहुकोशिकीय पादप और जंतुओं में अलग अलग प्रकार की लंबी कोशिकाएं पाई जाती है।
तो समझें, एक कोशिकीय पादपों में सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुलेरिया शैवाल है। एक ऐसा शैवाल है जिसका नाम याद रखना है, एसिटाबुलेरिया शैवाल। उसके जो तंतु होते हैं वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो 10 सेंटीमीटर की एक लंबी कोशिका उसमें पाई जाती है। तो दुनिया की सबसे लंबी कोशिकाओं में एक कोशिकीय पादपों की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुलेरिया शैवाल में पाई जाती है। बहुकोशिकीय पादपों की बात करें तो एक पौधा है जिसका नाम है बोहमेरिया नेविया। बोहमेरिया नेविया, इस पौधे में जो तंतु पाए जाते हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, बहुकोशिकीय पादपों की लंबी कोशिकाएं। और जंतु कोशिकाओं की बात करें तो जंतुओं में जो सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती है वो तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल कहलाती है। लेकिन सभी तंत्रिका कोशिकाएं लंबी ही होती हैं, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है तो मनुष्य के शरीर में 10वीं कपालीय तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है, जिसमें 10वें नंबर की जो कपाल तंत्रिका है उसका नाम है वेगस तंत्रिका। यह शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। अब अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहला प्रश्न यह है। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे, थियोडोर श्वान और मैथियास फ्रीडन। ये दोनों ही वैज्ञानिक श्वान और स्लीडन नाम से फेमस है। तो केवल श्वान और स्लीडन याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम इनका थियोडोर श्वान तथा मैथियास फ्रीडन है, ये ध्यान रखें। तो श्वान और स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने जब कोशिका सिद्धांत दिया तो 4 मुख्य बातें बताई थी, लेकिन वर्तमान में कोशिका सिद्धांत में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी बातें उन्होंने सही बताई, कौन सी बातें गलत बताई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो श्वान और स्लीडन ने बताया कि क्योंकि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट, ये पहली उन्होंने बात बताई। दूसरी उसके बात बताई कि सभी प्रकार की जैव उपापचय क्रियाएं सजीवों में कोशिका के अंदर होती हैं, इसलिए कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक इकाई भी होती है, फंक्शनल यूनिट भी होती है। फंक्शनल यूनिट, ये दो बातें बताई। तीसरी बात श्वान और स्लीडन ने बताई कि कोशिका जीवों की आनुवंशिक इकाई होती है। आनुवंशिक इकाई का क्या मतलब है वो समझे। पीढ़ी दर पीढ़ी सभी जीवों के लक्षण अगली पीढ़ी में जब ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए उत्तरदायी होती है कोशिका। कैसे उत्तरदायी होती है, तो कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर कुछ न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। तो ये जो डीएनए पदार्थ है उसमें आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह होता है। यही आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का गमन भी उन्हीं डीएनए के कारण, कोशिका के कारण होता है। इसलिए कोशिका को आनुवंशिक इकाई या जेनेटिकल यूनिट भी माना गया है। और चौथी बात श्वान और स्लीडन ने बताई कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टलीकरण से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टलीकरण से होती है। ये 4 बातें बताई थी, जिनमें शुरू की तीनों बातें तो बिल्कुल सही है, वर्तमान में भी मान्य है। और लेकिन जो चौथी बात है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टलीकरण से होती है, ये इस बात का खंडन कर दिया। और वर्तमान में पता चला कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टलीकरण से नहीं होती है। तो फिर कोशिका सिद्धांत में एक नया वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ विर्चो। अगला वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो। अब इस रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो रुडोल्फ विर्चो की किताब का नाम भी याद रखना है और उसने क्या कहा वो भी याद रखना है। तो मैं यहीं पर लिखता हूं, अब
अब जो मैं बात बता रहा हूं वो श्वान और स्लीडन ने नहीं कही है, वो रुडोल्फो विर्चो ने कही है। तो क्या कही है देखना, उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। विभाजन से होती है मतलब इसमें दो बातें हैं। विभाजन से होती है मतलब कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो रुडोल्फो विर्चो ने। और उसने और बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका मतलब जो पहले से प्रेजेंट है उन कोशिकाओं द्वारा कोशिका की उत्पत्ति विभाजन क्रिया द्वारा होती है। पूर्ववर्ती कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शब्द याद रखना है क्योंकि हिंदी में इसके नाम बदलते रहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स नई कोशिकाओं की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल में सेल डिवीजन के द्वारा होती है। यह बात रुडोल्फो विर्चो ने बताई। और कहां बताई, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो रुडोल्फो विर्चो की एक पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका बुक का नाम कई बार परीक्षा में आया है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, ये रुडोल्फो विर्चो द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल या पूर्ववर्ती कोशिकाओं के कोशिका विभाजन द्वारा होती है। तो इस प्रकार वर्तमान में कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ऐसा प्रश्न आ जाए, या आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें आपको कम से कम 3 नाम याद रखने हैं, श्वान, स्लीडन और रुडोल्फो विर्चो। तो श्वान और स्लीडन ने ये तीनों बातें बताई, संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई और आनुवंशिक इकाई। और रुडोल्फो विर्चो ने नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले अवगत करवाया। तो मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना क्या है, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है, और कोशिका के विभिन्न अंगों को और कौन कौन से नामों से जानते हैं उसके बारे में। धन्यवाद।